हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक कातिल होता है जो पुलिस वालों से मात्र 500 मीटर की दूरी पर वो पिछले तकरीबन 14 साल से वो रह रहा था। उसको पकड़ने में पुलिस वाले को 14 साल लग गए, जो सिर्फ 500 मीटर पर पुलिस वालों के सामने रह रहा था, पुलिस चौकी के सामने। कहानी की शुरुआत मैं कर रहा हूं। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने दरअसल खाकी को उतार कर अपना रूप बदल लिया और डॉक्टर के भेष में आ जाती है। डॉक्टर के भेष में इसलिए क्योंकि सीएफएसएल टीम ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी एसएसपी को, तो उन्होंने कहा था कि जो कातिल है वो बहुत ही शातिर किस्म का है। दरअसल वो कोई सबूत ही नहीं छोड़ता, लेकिन एक छोटा सा सबूत है जो उसके हत्थे चढ़ा है। काश उसका ब्लड सैंपल मिल जाए, काश उसकी डीएनए रिपोर्ट मिल जाए, तो हम देखना चाहते हैं कि वो मैच करती है या नहीं करती है। अब इसके बाद खाकी से डॉक्टर का रूप बनाने के बाद वो घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खटखटाने के बाद उसकी तलाश कुछ ऐसे लोगों की थी जो कुंवारे थे, कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जो ऑटो चालक हो या फिर ड्राइवर हो या फिर कुछ ऐसे हो जो किराएदार दूर दराज से रहने वाले लोग हो। पुलिस ने लगभग ऐसे 800 लोगों के ब्लड सैंपल लिए और ब्लड सैंपल लेने के बाद जब उसका मिलान करना शुरू किया तो आखिरकार जो कातिल होता है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जहां पर यह घटना हुई थी, जहां पर कत्ल हुआ था, दरअसल वहां से लेकर कातिल जो रहता था महज 500 मीटर की दूरी पर रहता था और उस कातिल को पकड़ने में पुलिस को लगभग 14 साल का समय लग गया। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहां जहां तक इस खबर की गूंज फैलती है सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, तो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि दरअसल कहानी आज एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की कहानी है, आज एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की। दरअसल चंडीगढ़ का ही एक सेक्टर 38 लगता है 38, और सेक्टर 38 का एक टैक्सी स्टैंड था। बात कर रहा हूं 30 जुलाई 2010 की रात, समय 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बूंदा बूंदी बारिश का मौसम था, तो चल रहा था, बारिश हो रही थी बूंदा बूंदी। इसीलिए बूंदा बूंदी से बचने के लिए एक लड़की एक टीन शर्ट के नीचे खड़ी हुई थी ताकि बूंदा बूंदी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन उसकी जो किताबें थी, उसके पास जो सामान था वो भीग न जाए, इसीलिए वह उसे बचाना चाह रही थी। इससे पहले कि वह बंद होती या अपनी जाने की कोशिश करती, इसी बीच में पीछे से एक पत्थर बहुत तेजी के साथ उसके सर में लगता है और जैसे ही सर में लगता है तो वह लड़की जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब जो कातिल होता है वो व्यक्ति जो मौके पर मौजूद था, उसने पत्थर मारा था, उसने उसे अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद जंगल की तरफ उसको लेके जाता है। और तब जंगल की तरफ लेके जाता है, उसके बाद उसके तन से एक एक कपड़े को आराम से उतारता है। उतारने के बाद उसके शरीर को वह बहुत बुरी तरह से नोचना शुरू कर देता है। शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां उसने दांत न गड़ाए हो, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां उसने चोट न पहुंचाई हो। उसके बाद इस घटनाक्रम का अंजाम देता है, उसके साथ दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद उसका जब मन भर जाता है, इसी बीच में रात के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 10 बजे उस लड़की की जो फोन था उस पर घंटी बजने लगती है। उस कातिल ने बड़े आराम से उस फोन को उठाया और उठाने के बाद वो बातचीत की तो सामने लड़की का पिता बात कर रहा था और पिता बोल रहा था कि बेटा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, टैक्सी स्टैंड के पास स्कूटी खड़ी हुई है, जाकर देख लो। बस इतना वो बोलता है। इतना बोलने के बाद कातिल वहां से घटना को अंजाम देता और अंजाम देने के बाद चला जाता है। लेकिन जो लड़की का पिता था, अपनी बेटी को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान था। दरअसल लड़की का ये रोज का किस्सा है। लड़की रोज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने के लिए जाया करती थी। अपने घर से सेक्टर 38 में वो जाती थी। कहीं दूर, कहीं थोड़ा सा दूर वहां जाने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स सिखाते थे और सिखाने के बाद रोज रात को 9 बजे अपने घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से वो लड़की
इंतजार कर रही थी ताकि जो बारिश थोड़ी बंद हो जाए उसके बाद वो स्कूटर से अपना घर चली जाएगी। अब इसी बीच में जब लड़की नहीं आती हो तो उसके पिता इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके जितने भी दोस्त थे वो चाहे कोचिंग में हो, कोचिंग सेंटर में हो या फिर वैसे उसके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हो, हर किसी के पास जाकर उसने बातचीत करने की कोशिश की। आज मेरी बेटी नेहा नहीं आई है, क्या तुमने नेहा को देखा है? तो वो पिता हर घर में जाकर हर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन हर घर से बस एक ही आवाज आती है कि हमने उसको आखिरी बार उस वक्त देखा था। लेकिन जैसे ही फोन कटता है, फोन करने के बाद उसे पता चलता है कि टैक्सी स्टैंड के पास उसकी एक स्कूटर खड़ी हुई है, जिस स्कूटर का नंबर था 6070। स्कूटी को देखकर उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसी की स्कूटी के पास थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। अब पिता ने पुलिस का इंतजार ही नहीं किया, बल्कि पुलिस को हालांकि पहले से इन्फॉर्म दे ही दी थी, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। लेकिन लड़की का जो पिता होता है वह जंगल की तरफ जाता और जाने के बाद अपनी बेटी को लगातार आवाजें लगा रहा था। आवाज लगाते लगाते कि बेटा नेहा तुम कहाँ हो, बार बार आवाज लगाने के बाद आखिरकार पिता को अपनी बेटी दिखाई देती और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। तुरंत ही उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधा पीजीआई हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। और वहां जाने के बाद पता चलता है, डॉक्टर कहते हैं कि ये मृत घोषित हो चुकी है, यानी कि उसकी जिंदगी ही वहीं पर खत्म हो चुकी है। जैसे यह बात सुनी जाती है, पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है उसके साथ दरिंदगी की गई थी, दरिंदगी के साथ साथ उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि उसके पहले उसके सिर पर पत्थर मारा गया, उसके बाद फिर दरिंदगी की जाती है और उसके बाद फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस के रडार पर उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब आ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो। पुलिस ने इस मामले को अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी और कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। पुलिस ने वितेश, सचिन, हितेश, सागर इनको पकड़ने के बाद इनका नार्को टेस्ट भी कराया गया, साथ ही इनका ब्रेन मैपिंग भी कराया गया, ये जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्त ही कातिल हो। लेकिन जब इसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने शहर के ऐसे गुंडे तत्व थे, ऐसे लोग थे जिन पर शक हो सकता था, 500 लोगों की सूची बनाई जाती है और 500 लोगों की सूची बनाने के बाद सबका डीएनए सैंपल लिया जाता है ताकि उस घटना स्थल पर जो सीएफएसएल टीम को सबूत मिले हैं उससे यह जांच पड़ताल हो सके। लेकिन 500 लोगों के डीएनए सैंपल के बाद भी जब रिपोर्ट आती है तो मैच नहीं हो करती और कातिल आराम से बच करके निकल जाता है। अब पुलिस इस मामले को हालांकि चार्जशीट भी लगती है, लेकिन कोर्ट में जाकर यह मामला इतनी मजबूती से नहीं पकड़ती, क्योंकि ये ना तो कोई गवाह थे ना कोई सबूत था। लेकिन इसीलिए पुलिस ने इस जगह की रिपोर्ट लगाई थी और उस तरह से कोर्ट के एक तरह से कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया था इस केस को। कहा यह गया कि जांच में आपको पर्याप्त सबूत नहीं मिले, वक्त आगे बढ़ने लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लगभग 12 साल बीत जाते हैं। यानी कि बात कर रहा हूं 11 जनवरी साल 2022 की बात है। पति और पत्नी का नाम मनदीप कौर होता है और वो अपने पति के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए 11 जनवरी 2022 की रात तकरीबन 8 बजे के आसपास उन दोनों ने खरीदारी भी कर ली। और जब खरीदारी कर लेते हैं, खरीदारी करने के बाद ये पहुंच जाते हैं, बाजार में पैसे देने का नंबर आता है तो उसके पति के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में वो करे तो क्या करे। जब उसने दुकानदार से कहा कि भाई साहब मैं थोड़ी देर में अभी आया, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं अपने भतीजे से पैसे लेकर के आता हूँ। बाइक से गए थे, तुरंत भाग के जाता है, सीधा लेकर के बाइक अपने भतीजे के पास और पैसा लेकर के सीधा दुकानदार के पास पहुंचता है। कहता है कि भाई मैं पैसे लेकर के आ गया हूं। लेकिन दुकानदार कहता है कि भाभी जी तो चली गई। भाभी जी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। अब उसे लगता है कि शायद घर पहुंच गई होगी। घर जाकर के देखता हो तो पत्नी घर पर थी नहीं। अड़ोस पड़ोस वाले से पूछता है, फिर रिश्तेदार से पूछता है और जहां जहां तक वो कोशिश कर सकता था वहां वहां तक पहुंचता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दरअसल मल्या थाना क्षेत्र में अगले ही दिन एक स्नेह जगह है, एक जंगल का एरिया लगता है। 12 जनवरी 2022 को इस महिला यानी कि मनदीप कौर की लाश मिल जाती है, नग्न अवस्था में
शरीर पर जगह जगह काटने पीटने के निशान थे। उसके साथ पहले कोई भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई थी और चोट पहुंचाने के बाद उसको खींचते हुए जंगल की तरफ ले गया और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। हालांकि वो तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन शायद कातिल को इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने अपना जो इस तरह का कुकर्म करना चाह रहा था वो आराम से उस तरह का वो कुकर्म करता है। करने के बाद वो वहां से बड़े इत्मीनान से निकल जाता है। और अगले ही दिन जब पुलिस को लाश मिलती है, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो CFSL टीम होती है, CFSL टीम ने जब इसे रीड करना शुरू किया केस को मनदीप कौर के, तो पुलिस को ऐसा लगा कि यह केस दोबारा से हम पढ़ रहे हैं। यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम चीजें थी, कत्ल करने का वही अंदाज, मारने का भी वही अंदाज, उसके साथ रेप करने का वही तरीका। जब बिल्कुल एक ऐसा ही था, पुलिस 12 साल पहले ही गच्चा खा चुकी थी, मतलब हरेशान परेशान हो चुकी थी। 500 लोगों का DNA सैंपल लेने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी। CFSL टीम ने जब SSP कंवरदीप कौर जो होती है उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि साहब कातिल को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो जैसे उसने साल 2012 में एक घटनाक्रम को अंजाम दिया था, ठीक वैसे ही 2022 में वो अंजाम दिया, ऐसा ही आगे करता रहेगा। इसीलिए उसको पकड़ना बेहद जरूरी है। अब इसके बाद SSP कंवरदेव कौर जो होते हैं उसने एक टीम गठित की। टीम में DSP चरणजीत सिंह, इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल विकास एक के साथ एक टीम बनाई जाती है। और टीम बनाने के बाद उससे कहा जाता है कि कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, मुझे कातिल हर हाल में चाहिए। लेकिन पहले पुलिस तो पहले भी कोशिश कर चुकी थी, आप करे तो क्या करे, इसीलिए पुलिस ने कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू किया। 500 लोगों की रिपोर्ट तो उनके पास पहले से ही थी, इसीलिए उनके पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं थी। पुलिस ने फिर से एक कोशिश की। ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर, रेहड़ी फल लगाने वाले, मजदूर तबके के जो लोग होते हैं, किराएदार या कुंवारे लड़के, ऐसे लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। और घर घर जाते हैं। घर घर जाने के बाद कोशिश कर रहे थे कि सबका ब्लड सैंपल मिल जाए, क्योंकि लेडीज का ब्लड सैंपल इतना मान्य नहीं रखता, सिर्फ मान रखता था पुलिस का ब्लड सैंपल। इसीलिए घर घर जाकर जरूर जाते थे और जाकर दरवाजा खटखटाया जाता, उससे बातचीत करने के बाद कि हम एक कैंप लगा रहे हैं और कैंप लगाने के बाद आपको ब्लड देना होगा। और फिलहाल जरूरत भी है कि जुलाई 2023 का यह वाक्य है। लगभग 1-1.5 महीने के आसपास के इलाके में सब जगह घूमा जाता है। और ये घूमते घूमते सेक्टर 38 का एक झुग्गी नंबर 16 में जब पहुंचते हैं तो वहां एक मोनू कुमार नाम का लड़का, काफी देर हो जाती है। जब उसके घर वालों से बातचीत कर रहे थे तो उसकी माँ होती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा भी टॉयलेट के अंदर है, ठीक है वो आएगा तो कर लेना। लेकिन पुलिस को उसके टॉयलेट से निकलने का कम से कम आधा घंटे तक इंतजार करना पड़ा। और पुलिस को उस वक्त तो कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो निकलता है टॉयलेट के अंदर से, क्योंकि वो आवाज सुन चुका था, मौका पाते ही वो वहां से निकलने की कोई बहाना करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो पुलिस वाले डॉक्टर का जो भेष बनाकर गए थे, ये डॉक्टर होते तो शायद एक बार को मान जाते, लेकिन वो पुलिस वाले थे। उसका मकसद ही जांच करना था। उसको मोनी को बड़े प्यार से पुचका के बातचीत करने के बाद उसका ब्लड सैंपल ले लिया। और ब्लड सैंपल लेने के बाद कहा कि ठीक है, अब तुम आराम से जहां जाना चाहो वहां चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद वो चले जाते हैं। अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में ब्लड रिपोर्ट आती है। और ब्लड रिपोर्ट आने के बाद 300 लोगों का जो ब्लड लिया गया था उसके बाद सब मिलान किया जाता है। मोनू कुमार की ब्लड रिपोर्ट से रिपोर्ट मैच कर जाती है। अब पुलिस वाले फिर से घर जाते हैं, यानी कि 1 मई, अभी 4 दिन पहले का यह वाकया है। 1 मई 2024 को जब पुलिस वाले अब डॉक्टर के रूप में नहीं थे बल्कि वो पुलिस के रूप में थे, और मोनू देखते ही पहचान गया कि वही लोग हैं तो डॉक्टर बन के आए थे। उसके बाद वो जाते हैं और जाने के बाद जब मोनू को आवाज लगाई जाती है तो मोनू आता है और देखते ही एकदम से चक्के रह जाते हैं। और मोनू कहता है अपनी माँ से कि माँ मेरे लिए रोटी बना दे, शायद कभी भविष्य में फिर रोटी खाने का अवसर ना मिल पाए, इसीलिए रोटी बना दे। माँ रोटी बनाती है। पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो रोटी खाने में कौन सी दिक्कत आ रही है। उसका इंतजार किया जाता है। रोटी खाने के बाद अपनी माँ के हाथ से वो जाते हैं और उसके बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जो घटना स्थल होता है, घटना स्थल से मोनू के घर की जो दूरी होती है वह लगभग झुग्गी नंबर 16 के अंदर सेक्टर 38 से वो 500 मीटर की दूरी पर थे। यानी कि जिस वक्त उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था वो पहले वाले नेहा के साथ
जब वह 20 साल का था, पुलिस को शायद उस वक्त इतना शक नहीं हुआ था। काश उस वक्त भी इसका ब्लड सैंपल ले लिया होता तो कातिल पहले बार में ही पकड़ा जाता। जो मनदीप कौर की हत्या हुई थी वो कभी नहीं होती। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश का एक जगह लगती है चांबा। 19 सितंबर 2008 का यह वाकया है। उसने ऐसे ही ड्यूटी जैसे यह हत्याकांड को अंजाम दिया नेहा का, मनदीप कौर का, ठीक वैसे ही एक और घटना को अंजाम दिया था। इसी तर्ज पे दिया था, इसी तरह से उसका भी रेप किया था, उसके बाद उसकी हत्या किया था। हत्या करने के बाद लेकिन पुलिस को कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। 18 महीने तक मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा, चलता रहा, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिले, कोई गवाह न मिला, इसीलिए पुलिस को उसे मजबूरन छोड़ना पड़ा था। आखिरकार पुलिस ने उस हत्यारे को, कातिल को गिरफ्तार किया, जिस पर पता चला कि चोरी या झपटा मारा जैसे चैन छीन लेते या कुंडल नोच लेते, इस तरह से उस पर 7 मुकदमे और थे। एक एक मुकदमा उसका हिमाचल प्रदेश के चंबा में था। वहां पर आरोप था कि दुष्कर्म के बाद इसने हत्या की थी। चंडीगढ़ पुलिस का यह दावा है कि मोनू कुमारी असली कातिल है। जैसे ही दोनों कत्ल किए हैं और हमारे पास पर्याप्त सबूत है, उसके बारे में और पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस की कोशिश थी कि कम से कम समय में इस कातिल के खिलाफ चार्जशीट लगाई जाए और कम से कम समय में इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों महिलाओं के साथ इसने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया था वो वाकई अपने आप में बहुत ज्यादा भयानक होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और यह आपको सचेत करना। और यह भी कहा जाता है, बताया जाता है कि कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, किस्म का क्यों न हो, यदि पुलिस अपनी पे आ जाए, पुलिस अपनी ईमानदारी से जांच करे तो कातिल हर हाल में पुलिस के गिरफ्त में आ जाएगी, भले वो चाहे जमीन की 7 तह अंदर ही जाकर क्यों न छुप जाए, लेकिन कातिल कभी बच नहीं सकता। और यह भी कहते हैं कि कोई कातिल कितना भी शातिर हो, कोई कितना भी सबूत छोड़ जाता हो, यहाँ पर उसने सबूत छोड़ा था क्योंकि उसने कुछ ऐसे निशान थे शरीर के जिससे ब्लड सैंपल बनाया जा सकता था। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।